हेलो अरेन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर कैड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पार्ट 1। इसके अगले पार्ट्स भी आ जाएंगे, अगर आपने कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके लिए क्या कवर करने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ उन्हीं बातों पर गौर किया जाएगा जो आपको PYQs में देखने को मिलती है। आई डू नॉट वांट टू कवर एंटायर थिंग इन अ मैट्रिक्स। मैं चाहूंगा वही चीजें मैं कवर करूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। तो पहले तो आपने शब्द सुना होगा मैट्रिक्स, यहाँ पे दिख रहा है मैट्रिसेस। तो दोनों में अंतर क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक सिंगल मैट्रिक्स की जब आप बात करते हो, मैट्रिसेस में क्या होता है कि बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाती है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है कि यार एक रेक्टेंगुलर एरे रहता है जिसके अंदर m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें m क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रोज होती है, और n क्या होते हैं? आपके पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? m क्रॉस n होता है, जिसमें m फिर से नंबर ऑफ रोज, n जो है नंबर ऑफ कॉलम रहती है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने डिनोट करना है तो हम किस तरीके से करते हैं कि a इज इक्वल टू aij ब्रैकेट के अंदर m क्रॉस n, जहां पे जो आपका i होगा वो 1 से लेके m तक जाता था, जो j होता है वो 1 से लेके n तक जाता। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको मैथमेटिकली दिखा दिया, अब मैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? A11 A12 आपको दिख रहा है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से ये A1n तक चल जाएगा क्योंकि पहली रो nth कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं नीचे भी चलता जाऊं तो किस तरीके से होगा? A21 A22 इस तरीके से होगा। लास्ट में AM1 हो जाएगा, यानी m रोज और पहला कॉलम m रो और सेकंड कॉलम, और लास्ट वाला एलिमेंट mth रो और nth कॉलम में आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वहां पे जो आपका j रहता है वो i से बड़ा रहता है, और इसके नीचे वाले में जो i है वो क्या रहता है? j से बड़ा रहता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें ये काम आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। भाई मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? तो बेसिकली ट्रेस कुछ नहीं होता, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है, यानी कि 1 1 2 2 वाली जो पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट थे 1 1 2 2 3 3, उन सबका अगर मेरे को सम करना है तो वो मेरा मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि दो मैट्रिक्सों का सम है, उसका ट्रेस लेना है, तो उनके इंडिविजुअल ट्रेस के सम के बराबर भी हो जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ बी। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर बोल रहे हो तो आप सिंगुलर किसी मैट्रिक्स को तभी बोल सकते हो जब उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन यू हैव टू से द मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर क्या है, आइडेंटिटी क्या है। तो एक सिंपल सा आपके लिए वेन डायग्राम लेके आया, समझने का ट्राई करना। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स सुनते ही फील आ रहा है कि भाई अगर m इक्वल टू n हो जाए तो गारंटी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज आपको ध्यान देनी है, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स लिखे होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं भाई? तो aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। i j के बराबर नहीं होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस इसमें क्या हो जाता है, जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे, और अगर वही कांस्टेंट 1 हो जाए तो वो मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर भी होगी। अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास कि जब मान लीजिए कि पहले तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर जीरो, यानी कि डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हो जाते हैं तो मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नाम से सुन लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि ऊपर वाले भाग में मैट्रिक्स देखेगी, बाकी सब जीरो हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, सही बात है। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं किसी भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो आपको बोलना है क्योंकि जो नीचे वाला एंटायर पोर्शन है इसने तो जीरो होना ही है, तो मिनिमम इतने तो जीरो होने ही चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, बाकी जीरो हो चाहे ना हो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन नीचे वाले जीरो होने चाहिए। अब इन्हें काउंट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो इस बात की गारंटी है कि इसमें n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और अगर उन n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट में से मैंने n डायगोनल वालों को हटा दिया तो टोटल एलिमेंट्स कितने बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n। अब आधे ऊपर बचेंगे, आधे नीचे बचेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं नीचे वालों को दिखाऊं तो ऑब्वियसली मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बन जाए। दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये पूछ ले कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं किसी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तब मेरे को क्या सोचना होगा? तो मैंने इस तरीके से सोचा कि ऑब्वियसली बात है कि ये तो सब जीरो है, ये तो फिक्स है, एक एंट्री जीरो से भर गई। अब मैं सोच रहा हूं कि जो पहली वाली रो है उसमें मैं n एलिमेंट अलग की अलग कर दूं, सारे एलिमेंट अलग कर दूं, तो इधर मैं n एलिमेंट्स को अलग बना
बना सकता हूं। इधर फिर एक एलिमेंट कम हो जाए क्योंकि 0 इधर चले गया, इधर n-1 को अलग कर सकते हैं, फिर नीचे वाले में n-2 को अलग कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? पहले वाले में अगर मैं n डिस्टिंक्ट रख सकता हूं, दूसरे वाले में n-1 फिर n-2, इस तरीके से अगर मैं डिस्टिंक्ट रखता गया तो टोटल कितने बन जाएंगे? n इंटू एन प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है? n नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अच्छा, इसमें मैंने 1 क्यों ऐड किया? 1 मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि भाई मान लेते हैं कि जितनी भी एंट्री आपने रखी ना वो जीरो नहीं है, कोई है नॉन जीरो है, तो एक जीरो भी तो है। हमें पूछा था मैक्सिमम कितनी डिस्टिंक्ट एंट्री को रख सकते हो, तो दैट इज वाई 1 यहाँ पे ऐड हुआ। आई होप आपको चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा, जो चीजें हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पढ़ी सेम वही चीजें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आप इमेजिन कर सकते हो। बस एक कंडीशन इसमें क्या हो जाएगी, क्योंकि नाम क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो होंगे एलिमेंट्स और ऊपर वाले बस जीरो हो जाएंगे। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कंडीशन पढ़ी थी भाई दो मैट्रिक्सों को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, दो मैट्रिक्स है तभी पॉसिबल है उनका प्रोडक्ट करना जब बेसिकली आपका जो n है वो p के बराबर हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि पहले तो कंडीशन ये है और उसके बाद जब आप उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लोगे, लाइक यू विल फाइंड द ए बी, जो मैट्रिक्स आएगी आपकी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है? m क्रॉस q, उसका बेसिकली ऑर्डर हो जाएगा। दो चीजें याद हो गई। क्या बोला कि ये दोनों पहले बराबर होने चाहिए n और p के। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो m क्रॉस q है वो नई जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस q हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत अच्छी होती है, इंपॉर्टेंट होती है मेनली, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होती है इडम्पोटेंट मैट्रिक्स? की अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है उसका आपने स्क्वायर किया और फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम है इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरा इनवॉल्यूंटरी होती है कि भाई आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स की। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपने a की पावर कुछ k+1 किया, रेस्ट टू द पावर सम किया और फिर से वो मैट्रिक्स फिर से आ गई, तो मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल वो चीज रिपीट कर रही है, तो इसलिए वो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं बात करूं नीलपोटेंट मैट्रिक्स की, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आप कुछ रेस्ट द पावर करोगे और अल्टीमेटली यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू जब आप करोगे वहां पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। बट फ्रॉम द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज होता क्या है बेसिकली? पहले से डिनोट किससे करते हैं? ए ट्रांसपोज, ए की पावर में टी लिख देते हैं या फिर ए की पावर में डैश लगा देते हैं। होता क्या है ये कि जब हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो व्हाटएवर द मैट्रिक्स यू आर गेटिंग एट द एंड, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी अ ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और अगर आपने उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो इस बात की गारंटी जितने रो थे वो कॉलम में आ गए, जितनी कॉलम है वो रो में आ गई। तो जो इसका पर्टिकुलरली ऑर्डर पहले मैं m क्रॉस n लिख पाता था, अब मैं इसका ऑर्डर कैसे लिखूंगा भाई? n क्रॉस m के रूप में लिखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से ट्रांसपोज लेते हो तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स का सम है, उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। अगर कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स में, उसके बाद ट्रांसपोज लेने की सोच रहे हो तो इसका सेम मतलब है कि आपने पहले ट्रांसपोज ले लिया और मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों बात एक ही है। दूसरा, अगर ए बी का ट्रांसपोज लेना है आपको तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बी का ट्रांसपोज ले लो फिर ए का ट्रांसपोज ले लो अल्टीमेटली, फिर ए की पावर के का पूरा ट्रांसपोज अगर आपको लेना है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले ए का ट्रांसपोज ले लो फिर उसकी पावर रेज करो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ये कहां पे काम आएंगी? जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, अब आपने डिटरमिनेंट तो पढ़ा ही होगा, मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो डिटरमिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का लोगे, चाहे उसके ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लोगे, दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि दोनों का डिटरमिनेंट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अगर हम तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिल गई, तो इस बात की गारंटी कि वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो aij इज इक्वल टू aji हो जाता है जब आपका फॉर एवरी i कॉमा j, जितने भी i और j दिखेंगे वहां पे aji इज इक्वल टू aji होता था। अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वहां पे अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो उसके जस्ट नेगेटिव
हो जाती थी, माइनस ऑफ ए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे, जितने भी आई जे होंगे आपके। डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसके, स्क्यू सिमेट्रिक के। अच्छा, इसका अगर आपको प्रूव आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार इसका प्रूव बता दीजिए, ठीक है। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, पर फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर द थिंग कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होंगे। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को मैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी लिख सकता हूं। आपको पता है, आपने अगर कोई एक मैट्रिक्स ए उठाई, उसका उसमें अगर ट्रांसपोज ऐड करके आधा कर दोगे तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। और अगर आपने उसी में उसके ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दिया तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाएगी। तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। लाइक आई कैन एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप आपको चीज का क्लियर हुई होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर उसके ट्रांसपोज में अगर आप उसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे एडजॉइंट, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट्स की भी कुछ सारी प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार पार्ट 2 लिख दीजिए।